हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आई एम विकास। आज का ये वीडियो बेस्ड होगा एमपी मध्य प्रदेश के लिए है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं और एग्जामिनेशंस की जो भी प्रोसीजर है वो उसमें मैं कंप्लीट करूंगा। ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो नहीं है, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो हर एक के लिए हेल्पफुल होगा। आगे आने वाली स्लाइड्स में आप लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं इसमें। सबसे पहले अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या आप स्वयं स्नातक या स्नातकोत्तर अगर अंडर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में रहते हैं तो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप एक पालक हैं, मतलब पेरेंट्स हैं, तो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा कि किस तरीके से आपके सदस्य या फिर आपके जो भी परिवार में हैं या फिर आपकी खुद की संतान है उन लोगों की एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट होगी। अगर आप शिक्षक हैं तो उन लोगों के लिए भी इंफॉर्मेटिव होने वाला है ताकि वो लोग इसको स्प्रेड कर सकें। अगर आप एक छात्र हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा क्योंकि आप लोगों को ही एग्ज़ाम देना होगी। तो थोड़ा सा समय इस वीडियो को देखने में दें, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर पूरा देखते हैं तो एक भी डाउट नहीं आएगा और अगर अधूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल स्किप ना करें ताकि सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, इसको देख लीजिए। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवर्धन करना है, सिर्फ नॉलेज के लिए बनाई गई है और इसमें जो भी मैंने डाटा लिया है, जहाँ से भी कुछ चीज़ें ली सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ली है। आपको उसका जो भी प्रूफ है या वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये स्लाइड्स, अगर आप एमपी में रहते हैं, ये मैंने बता दिया है। अगर आपका कोई सदस्य, परिवार का कोई सदस्य, आपका कोई फ्रेंड हो, फैमिली जो भी है, अगर आप उसमें फाइनल ईयर्स में अगर एडमिटेड हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में एमपी की, तो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। तो सभी चीज़ें हैं मैंने इंक्लूड की है और कोशिश की है कि सारे डाउट को क्लियर करूं, तो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, तो ऐसा ये सिस्टम अभी सुनने में आ रहा है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सब क्या है पूरा आपको समझ में आएगा अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो, अदरवाइज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। एमपी ऑनलाइन और राजकीय विश्वविद्यालयों का संबंध क्या है, एसआईएस रजिस्ट्रेशन कैसे और कब क्यों होगा, पूरा रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा मैं। इस पूरी प्रोसेस में मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। समझे, मूल्यांकन पद्धति क्या होगी, अगर आपकी एग्जामिनेशन होती भी है तो कैसे होगी, आपको घर पर बैठकर ही एग्जाम देना है, वो घर पर बैठ के कैसे देना है, क्या नियम होंगे, किस तरीके से आपको एग्जाम पेपर आएगा, किस तरीके से आपको आपकी बुक सबमिट करना होगी, वो सारी प्रक्रिया जो कि गवर्नमेंट ने हमको गाइडलाइन दी है उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ दिखाऊंगा। अगर आने वाले समय में वो चेंज होती है तो वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, आपको उससे टच रहना होगा इंफॉर्मेशन से। तो आप कैसे क्या करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे आपके नंबर जोड़ेंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, किस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे, ओपन बुक सिस्टम क्या होता है। ये तो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस के कारण ये ओपन बुक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है। कई स्टेट की, कई यूनिवर्सिटी में इससे एग्जामिनेशंस हो चुकी हैं। ठीक है, वो क्यों हुई है, कहाँ हुई है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो ज़रूर देखिए। इसमें एटीकेटी के स्टूडेंट्स का भी रिलेशन है, किस तरीके से उनकी एग्ज़ाम होगी, फर्स्ट ईयर में होंगे तो उनका एग्जामिनेशन में जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे वो किस तरीके से मिलेंगे। तो ये मार्क्स के लिए है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए जिनका एडमिशन जो प्रमोट हो गए हैं अभी फर्स्ट ईयर में, अभी जो भी आने वाले होंगे, क्योंकि आज हो गया 18 अगस्त। ठीक है, तो जो भी एडमिशन प्रोसीजर तो चल ही रहा है काउंसलिंग के थ्रू, उसके जो भी उनका एडमिशन, जिस काउंसलिंग के थ्रू जिन भी स्टूडेंट्स का एडमिशन्स हो जाएगा उनकी एग्जामिनेशंस जो है वो पहले तो संभव नहीं होगी जो पहले होती थी उस तरीके से, क्योंकि टाइम काफ़ी निकल चुका है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनका एग्जामिनेशन का इवेल्युएशन, मतलब किस तरीके से उनको मार्क्स मिलेंगे, वो भी मैं इसी वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ। फाइनल ईयर वालों के लिए तो है ही सही इंपॉर्टेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूजीसी जो है एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है जो कि सभी पूरे भारत में समस्त विश्वविद्यालयों को इसी के अंडर काम करते हैं। जो भी यूजीसी निर्देश देता है वही डिग्री के लिए सभी नियम हमारे भारतीय संविधान में यूजीसी के थ्रू सब अच्छे से चलते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ कि अभी कोरोना वायरस को देखते हुए कई पेरेंट्स ने एक PIL, जिसको जनहित याचिका बोलते हैं, वो दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि एग्जामिनेशंस नहीं कराई जाए। तो उसी पक्ष में, अपने पक्ष में यूजीसी कहता है कि अगर
राज्य जो है एग्जामिनेशंस लेने से इनकार करते हैं तो हम लोग डिग्री भी नहीं दे पाएंगे। अगर एग्जामिनेशन नहीं होगी, फाइनल ईयर की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ यहाँ पर, कि अगर फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी ने अपना पक्ष देते हुए कहा है कि अगर एग्जामिनेशन नहीं तो डिग्री भी नहीं होगी। ये जो है, ये जो न्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी की न्यूज़ है, देख सकते हैं आप। तो यूजीसी गाइडलाइन आज का पेपर है, इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये न्यूज़ आपको बिल्कुल मिल जाएगी, आज ही की न्यूज़ है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टर्म्स एंड परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं होना संभव विशेष परीक्षा, मतलब आज जो इसकी सुनवाई है, इसके साथ साथ और भी कोई इन्फॉर्मेशन है देख लीजिए, हिंदुस्तान के पेपर में है। ये भी मैंने इन्फॉर्मेशन ली ही, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में 6 जुलाई को जारी यूजीसी की उस गाइडलाइन को चुनौती दी गई थी जिसमें देश के सभी विश्वविद्यालयों में 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कर लेने को कहा गया है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट पीआईएल दाखिल हुई थी। ठीक है, तो बता दें कि 366 यूनिवर्सिटी ने यूजीसी के दिशा निर्देश के तहत अगस्त और सितंबर में कॉलेजों के फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने की योजनाएं बना ली है। मतलब मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक यहाँ पर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कुछ याचिकाकर्ताओं की से पेश अधिवक्ता आलोक श्रीवास्तव ने कहा, ये थोड़ा सा डिटेल में आप जा सकते हैं, कि अंतिम साल की परीक्षाएं आयोजित करने के बारे में आयोग के 6 जुलाई के निर्देश ना तो कानूनी है और ना ही संवैधानिक है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षण संस्थान गृह मंत्रालय, ये सारी चीज़ें हैं। देखो, यूजीसी ने क्या कहा था कि कोई भी छात्र गफलत में ना रहें, तैयारी करते रहें। ये आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है ताकि कोई आपको कुछ कहे तो आप उसके बारे में ठोस प्रमाण दे सके कि हाँ हमने पढ़ा है या फिर हम लोगों के इन्फॉर्मेशन में है। ठीक है, यूजीसी ने शीर्ष अदालत में कहा था कि किसी को भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि न्यायालय में मामला लंबित होने की वजह से अंतिम साल सेमेस्टर की परीक्षा पर रोक लग जाएगी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि वे अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर चिंतित है क्योंकि देश में 800 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में से ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ कि मतलब नोट करा रहा हूँ कि 209 ये परीक्षा प्रक्रिया पूरी कर ली है। मतलब पूरे देश में, पूरे इंडिया में 209 यूनिवर्सिटी ऐसी है जिन्होंने अभी की कंडीशंस में भी एग्जामिनेशंस ले लिए। तो इन्हीं सब को देखते हुए हमारे मध्य प्रदेश में भी एग्जामिनेशन होने वाली है। तो देखते हैं किस तरीके से। ये आज की न्यूज़ है, इंदौर, उज्जैन और इंदौर की ही न्यूज़ है। इसी तरीके से आप अपनी अपनी अलग अलग यूनिवर्सिटी में, मध्य प्रदेश के आप किसी भी कोने से हो, अगर इस वीडियो को देखते हैं, अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हों, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप यूजी या फिर पीजी, स्नातक या स्नातकोत्तर का कोर्स कर रहे हो, वो उन सभी के लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक विश्वविद्यालय ने अपने विश्वविद्यालय के पोर्टल पर एक ऐसा ही सिस्टम जो लागू रहता है, वो भी अभी मैं आने वाली स्लाइड्स में बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले इस न्यूज़ को देखिए कि क्या बोलता है। आज का न्यूज़पेपर बोलता है कि यूजी पीजी ओपन बुक एग्जामिनेशन, छात्रों को कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूलों में जमा करनी होगी कॉपियाँ। छात्रों कॉलेज की सूची अंडर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तथा पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल सेमेस्टर की ओपन बुक एग्जाम की प्रक्रिया तय हो गई है। जो पेपर बचे हुए वही होंगे। ध्यान देना, कहीं देखो, मैंने इस वीडियो को लंबा बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको ज़्यादा टाइम लगे और चीज़ें समझ में नहीं आए। मेरा उद्देश्य ये है कि टाइम भले ही ज़्यादा लग जाए लेकिन आपको चीज़ें सारी क्लियर होनी चाहिए। जो पेपर बचे हुए वही होंगे। छात्रों को कॉपियाँ शासकीय और अनुदान प्राप्त हायर सेकेंडरी स्कूल में जमा, कॉलेज और स्कूलों में जमा करनी होगी। इसकी पूरी प्रक्रिया सूची जारी होगी। देखो, अभी कुछ इन्फॉर्मेशन तो है, बाकी कुछ जारी होंगी अभी आगे। फिर सारी कॉपियां अग्रणी कॉलेज ओल्ड जीडीसी भेजी जाएंगी। ये इंदौर की बात हो रही से कॉपी मूल्यांकन केंद्र भेजी जाएगी। परीक्षा के सारे पर्चे एक साथ भेजे जाएंगे। यूनिवर्सिटी छात्रों को वेबसाइट पर लॉगिन आईडी सिस्टम के जरिए पर्चा भेजेगी। मतलब ये जो सिस्टम वही सिस्टम है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, SIS, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अभी मैं आने वाली स्लाइड में इसको भी पूरा कवर करूंगा। वीडियो जरूर लंबा है लेकिन आप पूरा जरूर देखिएगा। अगस्त तक पर्चे तैयार करना होंगे, ये कॉलेजों को निर्देश है। ठीक है, इससे विद्यार्थियों को थोड़ा नॉलेज में रहेगा कि कब तक पेपर तैयार हो जाएंगे। 30 सितंबर से पहले सारी एग्जाम करवाना होगी। अक्टूबर तक सारे रिजल्ट भी घोषित करना होंगे। सोमवार को इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो चुकी है जिसमें कॉलेजों और DAVV के प्रतिनिधित्व शामिल हुए। हालांकि ये जो न्यूज़ है इंदौर के DAVV यूनिवर्सिटी की है। इसी तरीके से समस्त मध्य प्रदेश की समस्त विश्वविद्यालयों में ये जो मीटिंग हुई है वहाँ पर भी ये जरूर हुई होगी, क्योंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटियों से संबद्ध या फिर जुड़ा हुआ होता है।
ठीक है, या फिर यह कह लीजिए कि सारी यूनिवर्सिटियां हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई होती हैं। अब प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन पर्चा मिलने के बाद छात्र बुक ओपन करके जवाब लिख सकेंगे। अब किसी को डाउट आ रहा होगा वीडियो देखते देखते कि बुक ओपन करके दिखेंगे तो फिर एग्जाम लेने का मतलब क्या। तो ओपन बुक प्रणाली क्या है ये भी मैंने समझाया कि क्या प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपको बुक में सब कुछ मिल जाएगा, उसका अलग प्रोसीजर होगा, वो भी मैंने आगे रखा है, तो देखिए आप पूरा वीडियो। छात्रों को A4 साइज के पन्नों को कॉपी की तरह उपयोग करना होगा। यह कॉपी तय समय सीमा में नजदीक के सरकारी अनुदान प्राप्त निजी कॉलेज या हायर सेकेंडरी स्कूल में जमा करना होगी। अब ये जो कॉलेज किस कॉलेज में करना है, किस स्कूल में करना है, ये सब आने वाले समय में आपको या फिर हमारे सामने जो भी न्यूज़ आने वाले समय में आएगी कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्कूल्स या कौन कौन से कॉलेज में आपको कब कब कितने समय के भीतर ये सब कुछ काम करना है, ये सब कुछ बाद में कार्यक्रम जारी हो गया है। कुछ दिनों बाद आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी और अलग अलग सिटी या स्थान के हिसाब से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अभी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन भी बोलता है स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालय तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा संबंधी सभी प्रक्रिया एमपी ऑनलाइन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लिंक, ध्यान देना आप एमपी ऑनलाइन पर जा सकते हैं। अगर विक्रम यूनिवर्सिटी की किसी भी यूनिवर्सिटी से संबद्धता रखते हैं, आप एमपी ऑनलाइन पर जा सकते हैं। अगर आप किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सेल्फ भी भर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेल्फ कैसे भरेंगे वो भी मेरा पूरा डेमोन्स्ट्रेशन इसी वीडियो में रखा है, आगे आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप बने रहे वीडियो के साथ, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। परीक्षा संबंधी सभी प्रक्रिया एमपी ऑनलाइन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिंक से करवाई जाएगी। परीक्षा ही उसी से होगी। ये जो है शैलेंद्र शर्मा, कुलानुशासक डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी जिले, ध्यान देना, सभी जिले के शासकीय और निजी, मतलब जो भी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसमें जो भी स्टूडेंट्स जो कि स्नातक ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष या स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर से संबंधित विद्यार्थियों को विक्रम एमपी ऑनलाइन गवर्नमेंट.in के पोर्टल पर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में जाकर, ध्यान देना, तारीख 21 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अभी वर्तमान स्थिति में ये तारीख 21 अगस्त ही है। अब आगे बढ़ती है घटती है, इसके लिए आपको खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे वो परीक्षा में सम्मिलित भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये इंदौर का एक और है यूटीटी, मतलब यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी के खुद के अपने अपने अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जहां पर पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट्स के लिए डिपार्टमेंट या कॉलेज बोल सकते हैं उसको। तो उसमें क्या प्रोसीजर रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप वीडियो को देख लेंगे, मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगली स्लाइड को देखते हैं उसमें क्या दिया है। चलिए अब समझते हैं सबसे पहले कि एमपी ऑनलाइन से क्या रिलेशन है, यूजीसी का क्या रिलेशन है। सबसे पहले तो अब आप कुछ लोगों के मन में बात आ रही होगी कि यूजीसी, देखो यूजीसी जो है वो पूरे देश में है। ठीक है, उसी के अंतर्गत सभी कॉलेज आते हैं। हम पर्टिकुलर यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग मैंने ऊपर हेडिंग में दिया है, और राजकीय शिक्षा विश्वविद्यालय। देखो यूजीसी के अंडर में सब कुछ आता है क्या, हमारा एमपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, और हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंदर सभी आती है स्टेट, सभी यूनिवर्सिटी। ठीक है, और सभी स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर, मतलब उसका लिंक समझ लीजिए। ठीक है, उसका लिंक होता है किससे, एमपी ऑनलाइन से। समझ में आई मेरी बात। ये पूरा एग्जाम प्रोसीजर समझने के लिए इतना डिटेल में मैंने सब कुछ बताया है। ठीक है, तो होगा क्या कि अब यूजीसी ने निर्देश दे दिया कि एग्जाम करानी है सितंबर से पहले। ठीक है, तो हमारे एमपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी एक जारी किया है, एक प्रोसीजर, एक प्रोफार्मा जारी किया है, वो भी मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उससे क्या होगा कि वो प्रोफार्मा समस्त यूनिवर्सिटियों पे लागू होगा। जितने भी हमारे स्टेट में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबको उस प्रोफार्मा को फॉलो करना होगा। और उसमें एग्जामिनेशन कैसे होगी, एमपी ऑनलाइन पर जाकर आप सभी अलग अलग यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो उसके हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। वहाँ पर जाना है हम लोगों को, या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी स्टूडेंट हैं उनको इस SIS सिस्टम पर जाना है। जिस भी यूनिवर्सिटी में हो आप वहाँ पर जाइए, आपकी सिटी में जाइए, एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जा सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा कि क्या रिलेशन है। ठीक है, यूजीसी ने निर्देश दिया, हमारे एमपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक प्रोफार्मा दे दिया, उसको फॉलो करना होगा हमारी समस्त शासकीय विश्वविद्यालयों को। ठीक है, और शासकीय विश्वविद्यालय जो है उनमें जो भी प्रोसीजर होता है एग्जाम फॉर्म भरने से लेकर डिग्री, यूनिवर्सिटी, कुछ भी चीज़, वो सारे काम होते हैं हमारे एमपी ऑनलाइन, जो कि हमारा मध्य प्रदेश शासन का एक पोर्टल है, जो कि सरकारी पोर्टल है, वहाँ से होते हैं। और उसी पोर्टल पर हमारा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जहाँ पर जा करके हम लोग
कर सकते हैं। ठीक है, अब SIS रजिस्ट्रेशन कैसे, कब और क्यों करना है हमको, ठीक है, मेरे ख्याल में इसके पहले सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब कैसे करना है, कब करना और क्यों करें, ठीक है, तो क्यों करें ये तो आपको जवाब मिल ही गया। एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, SI सिस्टम से करेंगे, ये अभी क्लियर हो चुका है। अब उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार UG PG अंतिम वर्ष, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करता जाता हूँ ताकि थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। देखिए, UG PG अंतिम वर्ष 2019-20 परीक्षा ओपन बुक सिस्टम के अनुसार SIS लॉगिन द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बता दिया। अतः अपने विश्वविद्यालय पोर्टल पर आप MP के किसी भी जिले से हो, किसी भी स्टेट मतलब किसी भी सिटी से हो, आप देख रहे हो, तो अपने विश्वविद्यालय जिस यूनिवर्सिटी में आपने इनरोलमेंट कराया हुआ वहीं पे जाना है। उससे रिलेटेड 21 अगस्त की डेट दी हुई है अभी पोर्टल पर, हो सकता है ये आगे बढ़े या घटे, ये आप देख लें, अपने विवेक से काम करें, तक पंजीयन करें। ठीक है, उन्होंने दिया है कि 21 अगस्त तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यदि नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, अन्यथा परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, ये निर्देश है। SIS रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर, ठीक है, UG और PG SIS रजिस्ट्रेशन अंतिम वर्ष फाइनल ईयर के छात्रों के लिए, ध्यान देना सिर्फ फाइनल ईयर की बात कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे ओपन बुक एग्जाम कराई जा रही है। फिलहाल ये वीडियो तो फाइनल ईयर वालों के लिए ही स्पेशली है। इस ओपन बुक परीक्षा में सभी छात्रों को प्रश्न पत्र उनके स्टूडेंट लॉगिन पर उपलब्ध कराए जाएंगे। स्टूडेंट लॉगिन आईडी पासवर्ड के लिए दिशा निर्देश स्पष्ट किए गए हैं। 21 अगस्त तक सभी स्टूडेंट अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करें और पासवर्ड क्रिएट करें, अन्यथा वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार का सर्कुलर ई-प्रवेश वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसकी लिंक यहाँ उपलब्ध है। इस लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी हम लोग उस लिंक पर भी जाएंगे, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, उसके पहले मैं पूरा प्रोसीजर आपको समझाऊंगा। उच्च शिक्षा विभाग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार समस्त विश्वविद्यालय कि अपने अंतिम वर्ष सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर के UG PG छात्रों को ओपन बुक परीक्षा कराएंगे और इस ओपन बुक परीक्षा में छात्रों को प्रश्न पत्र उनके स्टूडेंट लॉगिन पर उपलब्ध कराए जाएंगे। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपको करना है। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा प्रोसीजर को समझ लेंगे। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आइए हम लोग किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए, पहली चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखिए, क्योंकि सभी आप जो हैं MP ऑनलाइन पर चले जाएं, अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से जो भी आपका रिलेशन है उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपनी सिटी या जो भी आपका नज़दीकी, जो भी आपका क्या है नियर बाय, ठीक है, जो भी आपका नियर बाय MP ऑनलाइन कियोस्क है, आप वहाँ पर चले जाएं। ठीक है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सब मैं यहाँ बता रहा हूँ। आइए किस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर जाएं। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप किसी MP ऑनलाइन पे चले जाएंगे तो आपका काम सिस्टमेटिक हो जाएगा। कई बार नेटवर्क की इशू हो सकती है, किसी के पास सिस्टम नहीं हो तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्या करते हैं, आइए जानते हैं किस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको पूरी प्रोसीजर यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप सेल्फ भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ चार्जेस भी होंगे, तो आपको पेमेंट भी करना होगा। इसलिए इतनी सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप सीधा MP ऑनलाइन जा सकते हैं और आप वहाँ पर कैश पेमेंट करके आप थोड़ी सी देर में वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे अगर आप जाते हैं तो आपका एनरोलमेंट नंबर लगेगा। आप चाहें तो आपका एनरोलमेंट की अगर आपके पास फोटोकॉपी, जेरोक्स या फिर प्रिंट आउट हो तो आप लिख करके जा सकते हैं। उसी में आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो जाएगी, मिल जाएगी उसमें। ठीक है, तीसरी चीज एक और मैं बताना भूल गया कि आपका जो भी ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, भूल गया इसलिए। ब्लड ग्रुप आपका क्या है वो आप याद कर लें। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, शायद वहां पर इंफॉर्मेशन में मांग रहा है अभी। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये लेकर के आप जा सकते हैं किसी भी नियर बाय MP ऑनलाइन पे, तो आपका वहां पर रजिस्ट्रेशन इजीली हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या करें, अगर आप सेल्फ करना चाहते हो तो सेल्फ के लिए प्रोसीजर में यहाँ बता रहा हूँ आपको। अभी हम लोग ऑनलाइन पर चलेंगे, बिल्कुल वेब ब्राउजर पर जाकर भी देख लेंगे। MP ऑनलाइन पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं या फिर संबंधित विश्वविद्यालय का नाम विथ MP ऑनलाइन गूगल सर्च इंजन पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बिल्कुल वेब ब्राउजिंग पे चलते हैं, वेब ब्राउजर पे चलते हैं, किस तरीके से हमको करना है। चलिए, या तो आप MP ऑनलाइन पे जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर वेबसाइट का जो एड्रेस दे रखा है आपको MP ऑनलाइन है, मैं आपको क्लियर करता चला जाता हूँ किस तरीके से कहाँ पर चीज़ें हैं, तो आपको
देखिए ये जो है आपको mponline-government.in पोर्टल पर जा सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें कि यहाँ पर जाए नागरिक सेवाओं पर, नागरिक सेवाओं के बाद विश्वविद्यालय पर। अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी यूनिवर्सिटियाँ आपको मिल जाएगी जो अपने मध्य प्रदेश स्टेट में चल रही हैं या फिर वो MP ऑनलाइन से रिलेटेड है या संबंधित है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी पे जा करके, सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं विक्रम यूनिवर्सिटी से हूँ या DAVV से हूँ या RDVV से हूँ, अगर मैंने विक्रम यूनिवर्सिटी पे हूँ तो मैं विक्रम यूनिवर्सिटी पे क्लिक करूँगा उस यहाँ पर। इसके बाद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के बाद तो मुझे ऐसा पेज दिखेगा। अब देखो यहाँ पर एक सूचना जारी कर रखी है, देखिए क्या दिया है उसने कि डियर कैंडिडेट, ये जो सूचना है आपको मिल रही होगी। उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार UG PG अंतिम वर्ष 19-20 के ओपन बुक सिस्टम के अनुसार SIS लॉगिन द्वारा कराया जाएगा। अतः अपने विश्वविद्यालय पोर्टल पर, मतलब इसी पोर्टल पर SIS में 21 अगस्त 2020 तक पंजीयन करें। यदि नहीं किया होगा अन्यथा परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये रजिस्ट्रार साहब का मैसेज है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं विक्रम यूनिवर्सिटी का बताता हूँ कि आप सबसे नीचे जाएं, आपको यहाँ पर ये सेक्शन मिल रहा होगा, देखिए इस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि आपको एक सिस्टम दिख रहा होगा, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। आप यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपको क्या करना होगा, आपको फिर क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा इस तरीके से। अगर मैं बात करता हूँ कि मैं DAVV में से हूँ तो DAVV पे आप इस तरीके से जाएंगे, देखो आपको होम पेज पर ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। मैंने सारे पेज पहले से खोल रखे हैं ज़्यादा, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इस तरीके से अगर आपको ये साइड में देखेगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, पे इन पेड आपकी रिसिप्ट को देख सकते हैं और सर्च फॉर एनरोलमेंट नंबर, अगर किसी का एनरोलमेंट नंबर आप जाना चाहते हैं तो वो भी सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से हैं, जबलपुर से बिलोंग करते हैं, इस यूनिवर्सिटी से संबद्ध किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप इसी तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने MP की अलग अलग यूनिवर्सिटियों से आप इसी तरीके से सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है, अभी मैंने पेज ओपन कर लिया है, तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। देखो यहाँ पर भी ये अलग अलग नोटिस हैं, आपकी अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली आप नोटिस देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जरूर मिलेगा। देखते हैं यहाँ इसमें कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम SIS सिस्टम यहाँ पर भी है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इसी तरीके से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना, पे अनपेड रिसिप्ट के लिए कर सकते हैं और यहाँ पर एक हमको सारी चीज़ें सिस्टमेटिक मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको सारा काम करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपको करना कैसे है, अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको किस तरीके से ये करना है। आपको क्या करना होगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो एक PDF है जो कि जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है और क्या करना होगा ताकि आप रजिस्टर कर पाएँ। देखिए वही है, एक PDF है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको यहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखो क्या करना है हमको, सबसे पहले आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, सपोज फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पर क्लिक किया रजिस्टर के लिए क्लिक किया, अप्लाई करेंगे आप तो आपको ऐसा एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा ये बॉक्स आपको यहाँ पर भी दिख रहा है जैसे कि ये विक्रम यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, इसी तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन न्यू यूज़र पर क्लिक करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग थोड़ा यहाँ समझते हैं। आपको अपनी अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और ये एक डेमोस्ट्रेशन PDF ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है। ये मैंने कहाँ से डाउनलोड किया उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं कुछ नहीं है, देखो आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर्ड न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पर एक अगला पेज खुल जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है कि रजिस्ट्रेशन न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं, अगले पेज पे आपको खुल जाएगा। आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है और आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर शो करेंगे। शो करने के बाद क्या होगा कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पर इस तरीके से। ये एक एग्जांपल इन्होंने PDF में दे रखा है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने हालांकि अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो वो सेम प्रोसीजर है, कुछ भी अंतर नहीं है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप शो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से सब कुछ आ जाएगी। जैसे कि एक कैंडिडेट है, ये 2013 की बात है, तब का ये PDF डला है, काफ़ी साल पुराना है और इंटरनेट पर अवेलेबल है। ठीक है, वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपका नाम आ जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन जो आप यूनिवर्सिटी में दे चुके हैं वो यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपका एक पासवर्ड सिलेक्ट करना होगा। शायद आधार कार्ड का नंबर अभी नहीं आ रहा है, ब्लड ग्रुप डालना होगा, आपका एक हिंट क्वेश्चंस, ये जो भी देखो, ये स्टार वाले जो भी आपके फील्ड है ये इंपॉर्टेंट मैंडेटरी फील्ड है। इसके अलावा इसको डाले बिना आप अपना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आपको अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी डालना होगा, एक क्वेश्चन हिंट डालना होगा और हिंट आंसर, इसी के माध्यम से आप अपना पासवर्ड रिकवर कर पाएंगे। ठीक है। और कुछ ये रजिस्ट्रेशन फीस 2013 की 10 रुपये है। ये यूनिवर्सिटी में अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हालांकि इतनी फीस नहीं है, लगभग 30 रुपये फेयर फीस है, उसके अलावा और हो सकती है। ये आप अपना विवेक से काम लें। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, समझते हैं। ये सारी आपको एंट्री फिल करना होगी। एंट्री फिल करने के बाद आपको पेमेंट के लिए मांगेगा। ठीक है, ये आप लोगों ने फिर से किया, ये पुराना तरीका। अभी इसको करने के बाद सब कुछ इन्फॉर्मेशन होने के बाद वो पेमेंट मांगेगा। पेमेंट आप कर सकते हैं, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद क्या होगा कि वर्तमान अभी जो हो रहा है 2020 के SIS लॉगिन की बात करूं तो एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। जैसे ही QR कोड जनरेट होता है, इसका मतलब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। और इसके लिए जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसके बाद आप उस जो भी आपको प्रिंट देगा वो आपकी प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसको, वो हमेशा आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो आप उसको प्रिंट कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बस इसके बाद कुछ नहीं, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाएगी। उसके बाद अगर आपका एक बार कंप्लीट सक्सेसफुल पेमेंट हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपनी आईडी और पासवर्ड फिर से अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपको इस तरीके से अपनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको पर्टिकुलर आपका ब्यौरा मिल जाएगा। आप क्या हैं, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, आपने कब कब कितनी फीस भरी, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं, किस MP ऑनलाइन के थ्रू हुए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इतना हिस्सा काफ़ी होगा आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो बहुत इजी प्रोसीजर है, आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो सीधा सीधा आप MP ऑनलाइन पे चले जाइए, उससे अच्छा कुछ नहीं है मेरे ख्याल में। तो आपको वहाँ जा करके सारी चीज़ों का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक समस्या और आ सकती है कि आप पासवर्ड क्या सिलेक्ट करें। ठीक है, तो एक मजबूत पासवर्ड सिलेक्ट करना है आपको। जब भी आप, या तो आप MP ऑनलाइन पे जाएंगे तो भी वो पासवर्ड के लिए तो आपसे ही पूछेगा। ठीक है, हो सकता है वो आपसे खुद कह दे कि आप खुद ही टाइप कर दीजिए। तो देखो, पासवर्ड आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपका इस पासवर्ड जो है स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। मजबूत पासवर्ड के लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पर दी गई है ऑलरेडी। ठीक है, अपर केस मतलब क्या होता है कि बड़ी ABCD का, ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, और लोअर केस मतलब ये छोटी ABCD। ठीक है, इस तरीके से। इनमें से कोई एक अक्षर होना चाहिए, इनमें से कुछ एक अक्षर होना चाहिए, कंपलसरी मिनिमम होना चाहिए। नंबर्स मतलब क्या, 0 से लेकर 9 तक कोई भी एक या एक से ज़्यादा नंबर हो सकते हैं। और कम से कम सिंबल या फिर स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं इन सबको हम लोग, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। इस सब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उदाहरण के लिए सब कुछ मैंने अपने हाथ से आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, स्लाइड बनाई है। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग मध्य प्रदेश में है तो मैंने लिया मध्य, और ये आप ले सकते हैं कि 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से मेरे ख्याल में इतना समझाना सफिशिएंट होगा। कोई व्यक्ति जो पहली बार भी रजिस्ट्रेशन करना चाहे या फिर करने के लिए MP ऑनलाइन पे भी जाएगा तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चंस होगा कि ओपन बुक मतलब कॉपी या बुक खोलकर ही आपको आंसर लिखना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ईजी होने वाला है। वो कैसे कि यहाँ पर आप एक न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं, इसमें आप पढ़ सकते हैं, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। नहीं भी दिखता तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम लोग पढ़ ही लेते हैं। हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस वर्ष फाइनल एग्जाम ओपन बुक एग्जाम मोड OBE के में कंडक्ट किए जाने के फैसले पर आपकी निगाह जरूर पड़ी होगी। मतलब वहाँ पर एग्जामिनेशंस हो चुकी हैं। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया था, OBE में छात्रों ने आंसर शीट ऑनलाइन जमा करवाई। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन की है, हर एक स्टेट में अपना अपना प्रोसीजर है। मैं दिल्ली की तुलना मध्य प्रदेश से नहीं कर रहा, ना ही मध्य प्रदेश की तुलना दिल्ली से कर रहा हूँ। मैं वहाँ की प्रोसीजर बता रहा हूँ जिसके मन में ओपन बुक वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको जानने के लिए। इसके बाद हम लोग फाइनल PDF पे जाएंगे।
तो समझते हैं, ओबी में छात्रों ने आंसर शीट ऑनलाइन जमा कराई। दूर दराज के छात्रों को ईमेल या अन्य माध्यम से आंसर शीट जमा कराने का विकल्प दिया गया था। अब ये दिल्ली की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में हो सकता है कुछ और विकल्प हो, या आने वाले समय में आपको पता लगेंगे। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि ओपन बुक एग्जाम्स आखिर क्यों होते हैं, ऐसा क्यों कि ओपन बुक्स में लिया। दरअसल इन एग्जाम्स में स्टूडेंट को क्लास नोट्स, समरीज व टेक्स्ट बुक जैसे मटेरियल्स की मदद देने की इजाजत होती है। क्या होता है वो बता रहा हूं मैं इसमें। इंस्टीट्यूट इन्हें इसलिए कंडक्ट करते हैं ताकि स्टूडेंट का फोकस रटने पर नहीं हो बल्कि समझने पर हो, उनमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी विकसित हो सके। इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके जवाब एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन व क्रिटिकल थिंकिंग स्किल के आधार पर होते हैं। ठीक है, खुली किताब फिर भी पास करना मुश्किल, ये थोड़ा सा हिंट है। स्टूडेंट को गलतफहमी हो जाती है कि उन्हें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एनालिटिकल क्वेश्चंस के कारण वो भी काफ़ी कठिन भी साबित हो सकते हैं। इनमें यह भी उम्मीद की जाती है कि स्टूडेंट बुक से कॉपी करने के बजाय उसमें मौजूदा जानकारी को इंटरप्रेट कर अपने अनुसार अप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? बाकी आप समझदार हैं, आप थोड़ा नेट पे जा करके ओपन बुक सिस्टम के बारे में सर्च कर सकते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है जो फर्स्ट ईयर में जिसकी एटीकेटी आई थी, सबसे बड़ी चीज़ कन्फ्यूज़न होगा। देखो मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन पे फोकस ना रहूं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूं ताकि आप ठोस रूप से बात कर पाएँ, किसी को समझा पाएँ, खुद समझ पाएँ। अगर आपके छोटे भाई बहन या फिर आप खुद स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, तो आपको सारी चीज़ें की प्रोसीजर पता हो कि आने वाले टाइम में या अभी कुछ दिनों में क्या होने वाला है। समझ में ये बात? तो एटीकेटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनको कन्फ्यूजन होगा कि हमारी एग्जाम कैसे होगी, उसके बारे में भी अभी हम लोग थोड़ी सी देर में बात करेंगे। पीडीएफ को हम लोग पढ़ेंगे, 9 पेज का पीडीएफ है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन मुझे टाइम कंज्यूमिंग कोई बात नहीं, आप पूरा देखें आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। सेकेंड ईयर की एग्जामिनेशन कैसे होगी? फर्स्ट ईयर मतलब जो भी काउंसलिंग चल रही है इसका काउंसलिंग प्रोसीजर पूरा होने वाला होगा। जब भी पूरा होगा उसके बाद जो भी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स होंगे जिनका भी 12वीं का रिजल्ट आया है वो एडमिशन लेना चाहेंगे, वो एडमिशन ले भी लेंगे। तो एग्ज़ाम कैसे होगी वो यहाँ पर आपको भी क्लियर थोड़ी देर में हो जाएगा। सेकेंड ईयर वालों का भी यही प्रोसीजर रहेगा। फाइनल ईयर वालों का प्रोसीजर क्या रहेगा उसके बारे में भी ये वीडियो है। जो फर्स्ट, देखो फाइनल ईयर में वही स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट और सेकंड ईयर क्लियर कर चुके होंगे, मतलब उनका रिजल्ट आ चुका होगा। अभी तक तो सबके रिजल्ट मेरे ख्याल में आ गए होंगे। उन रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए फाइनल ईयर का रिजल्ट बनेगा, वो क्या प्रोसीजर होंगे, किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, किस तरीके से आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, किस तरीके से आपकी कॉपी कलेक्ट की जाएगी, सारी प्रोसीजर हमारे मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग यहाँ पर इस पीडीएफ पे चलते हैं। मेरे ख्याल में क्लियर होगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको साइज, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग थोड़ा समझते हैं, कोशिश करेंगे कि मैं सारी चीज़ों को क्लियर करूं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आपको लिंक मिलेगा, आप डाउनलोड करके सेल्फ जब चाहें तब आराम से अपने घर पर पढ़ सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। देखिए, वल्लभ भवन मंत्रालय उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा वल्लभ भवन मंत्रालय आदेश, ये आदेश आज से कुछ 5 दिनों पहले मतलब 13 अगस्त 2020 को आया था। तो उसको एक एक लाइन से हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं हो जाए। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशांक दिनांक 29/4 तथा 8/7 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। मतलब स्नातक प्रथम वर्ष नियमित, मतलब फर्स्ट ईयर रेगुलर के स्टूडेंट्स के लिए ध्यान देना, स्नातक प्रथम वर्ष, चलिए पढ़ते हैं इसको। स्नातक प्रथम वर्ष के नियमित विद्यालयों के आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को आधार अंक मानते हुए, ध्यान देना क्या बोल रहा है वो, कि क्या बोल रहे हैं कि प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन, मतलब जो फर्स्ट ईयर में आएगा तो उनका इंटरनल असेसमेंट होगा, ठीक है। जो भी इंटरनल्स उनको दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली उनका 100% मूल्यांकन होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में हो या 12वीं में हैं या फिर अभी एडमिशन लेने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर में, उन लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेशन दे दी उन्होंने, पहले ही संकेत कर दिया है कि उनका मूल्यांकन किस तरीके से होगा। आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय में संधारित की जाएंगी, ठीक है। ये निर्देश जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट विभिन्न महाविद्यालयों को, मतलब अपनी अपनी यूनिवर्सिटी को दे रहा है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से कंडक्ट कराना है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। स्नातक प्रथम वर्ष स्वाध्यायी जो प्राइवेट है, जो स्वाध्यायी है मतलब प्राइवेट में है, उनके लिए भी क्या होगा, समस्त स्वाध्यायी मतलब प्राइवेट परीक्षार्थियों का परिणाम भी ये नियमित विद्यार्थियों की तरह ही आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाएगा। परिणाम घोषित करने के लिए बिंदु क्रमांक 4 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बिंदु क्रमांक 4 क्या है, अभी आगे आएगा, ठीक है। अगर आप पूरा इस वीडियो को देखते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ठोस रूप में पूरी मिल जाएगी। आगे बढ़ें। देखिए थर्ड पॉइंट बोलता है कि स्नातक द्वितीय वर्ष नियमित, स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष नियमित के लिए, ठीक है। सेकंड, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर मतलब पीजी, ये पीजी वालों के लिए है और ये जो है वो यूजी वालों के लिए, ठीक है। क्या बोलता है कि स्नातक द्वितीय वर्ष स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए गत वर्ष मतलब जो फर्स्ट ईयर पास आउट हैं, पास कर चुके हैं, उनके सेमेस्टर, उनके विषयवार प्रश्न पत्र प्राप्तांकों का 50% मतलब उनका जो भी रिजल्ट आया फर्स्ट ईयर का उसका 50% और वर्तमान जो सेकेंड ईयर में वो अभी है उनका इंटरनल असेसमेंट मतलब इंटरनल जो भी मार्क्स होंगे उसका 50% जोड़ देंगे और उसके हिसाब से उनका रिजल्ट बना देंगे, ठीक है। इसी तरीके से स्वाध्यायी का मतलब वही प्राइवेट वालों के लिए क्या होगा, जो सेकेंड ईयर में स्वाध्यायी हैं, यूजी में स्वाध्यायी हैं और पीजी में स्वाध्यायी हैं मतलब प्राइवेट है, उन लोगों के लिए वही है निर्देश। प्रदेश में महाविद्यालय स्नातक द्वितीय वर्ष स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम के लिए नियमित परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति की तरह ही असाइनमेंट प्राप्त कर मूल्यांकन उपरांत परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। मतलब ये सिमिलर चलेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का बिल्कुल सिमिलर ही चलेगा, ठीक है। मतलब प्राइवेट और रेगुलर दोनों का लगभग सब सिमिलर है, ठीक है। असाइनमेंट के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण ऑपरेशन, कैसे असाइनमेंट के लिए पेपर बनेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और पीजी सेकेंड सेमेस्टर के लिए प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए अग्रेषण केंद्र मतलब जो भी सेंटर्स बनाए जाएंगे, संबंधित विषय के शिक्षक जो भी टीचर्स वो आपको रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाता है वही असाइनमेंट के प्रश्न का चयन मतलब वो खुद ही करेगा, वो करके कॉलेज के पोर्टल पर कक्षावार विषयवार प्रश्न पत्रवार अपलोड किया जाएगा। समझ में आई? वो निर्देश दे रहे हैं, ये जो हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये विश्वविद्यालय को निर्देश दे रहा है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। हम लोग इसको समझ रहे हैं कि क्या निर्देश दिए हैं और जिस तरीके से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी को निर्देश देगा वैसे ही तो यूनिवर्सिटी हमारे कॉलेज या जो भी यूनिवर्सिटी अपना कार्यक्रम संचालित करेगी या प्रोग्राम करेगी वो उसी हिसाब से करेगी। परीक्षार्थियों को स्मार्टफोन ईमेल पर प्रश्न पत्र भेजना भी सुनिश्चित किया जाए, ऐसा बोल रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में चेंज भी हो, ये भी हो, या अपने विवेक से थोड़ा काम ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आशय की सूचना समस्त संबंधी स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को पंजीकृत मोबाइल ईमेल आईडी पर प्रेषित की जाए। संबंधित संपूर्ण कार्रवाई महाविद्यालय के प्राचार्य की मॉनिटरिंग निगरानी में शुरू की जाए, ठीक है। असाइनमेंट जमा कैसे होंगे, स्नातक फर्स्ट ईयर मतलब यूजी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और पीजी सेकेंड ईयर के प्राइवेट परीक्षार्थियों के आसपास किसी भी उत्तर पूर्व का संग्रह केंद्र मतलब सेंटर बनाया जाएगा कि कहाँ पर आपको जमा करानी, असाइनमेंट जमा करा सकेंगे। असाइनमेंट जमा करने के लिए विश्वविद्यालयवार समय सारणी भी जारी की जाएगी। देखो पूरा टाइम टेबल जारी करेंगे, ऐसा ही नहीं कि हवा में बात हो रही है। ओपन बुक सिस्टम की उत्तर पुस्तिका जो भी आप लोग ओपन बुक में जो भी आप बुक सबमिट करेंगे, सबमिट करने के साथ ही असाइनमेंट जमा करने की समय सारणी भी घोषित की जाएगी। समझ में आई मेरी बात? मूल्यांकन पद्धति क्या होने वाली है कि आपको किस तरीके से अग्रणी महाविद्यालय में एकत्रित असाइनमेंट अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य की जो भी प्रिंसिपल होगा उनके सुपरविजन में केंद्रवार मतलब सेंटर वाइज बंडल बना करके संबंधित अग्रेषण केंद्र को प्रेषित किए जाएंगे। संबंधित अग्रेषण केंद्र के प्राचार्य विषय के शिक्षक से मूल्यांकन कराकर ही प्राप्तांक ऑनलाइन संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। यह संपूर्ण कार्यवाही प्राचार्य अग्रेषण केंद्र की मॉनिटरिंग में निगरानी से पूर्ण किए जाए, ऐसा निर्देश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारी समस्त विश्वविद्यालयों को दे रहा है, ठीक है। पॉइंट 4 क्या बोलता है उसको समझते हैं। पॉइंट 4 में बोला कि परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति, किस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। विश्वविद्यालय असाइनमेंट के प्राप्तांकों के मूल्यांकन के अंक के रूप में स्वीकार किया जाएगा। स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के गत वर्ष के प्राप्तांकों का 50% वर्तमान असाइनमेंट का 50% जोड़ करके एग्जामिनेशन घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो असाइनमेंट का संधारण कहाँ करेंगे? असाइनमेंट का संधारण मूल्यांकन उपरांत विश्वविद्यालय के नियमानुसार अग्रेषण केंद्र में किया जाएगा। मतलब वो कहाँ स्टोरेज करते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग प्रोसीजर होगा। स्नातक अंतिम वर्ष सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं। लगभग वीडियो का मेन उद्देश्य तो फाइनल ईयर वालों के लिए था, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होता है। स्नातक अंतिम वर्ष मतलब यूजी लास्ट ईयर और पीजी फोर्थ सेमेस्टर,
पीजी में तो लगभग 2 ही साल होते हैं, 2 साल का कोर्स होता है पीजी का, जनरली बात कर रहा हूं मैं। तो नियमित है ना, रेगुलर और प्राइवेट दोनों स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है। समस्त विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार, मतलब क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि मान लीजिए डीएवीवी है तो ये कहाँ कहाँ पर लगती है, कौन कौन से जिले या कौन, मतलब जिले से मतलब हाँ जिले या कौन कौन सी सिटी या कस्बे या गांव कहाँ कहाँ तक ये लगती है, उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं। स्नातक तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर नियमित और स्वाध्यायी की शेष रह गई परीक्षा। ध्यान देना, जितने पेपर बीच में, देखो कोरोना वायरस में लॉकडाउन लगा था लगभग मार्च में, 25 मार्च के समथिंग आसपास ही पूरा लॉकडाउन लगा था। हालांकि 19-20 तक ही गाइडलाइंस आ चुकी थी। तो उसके पहले कुछ यूनिवर्सिटी में, मध्य प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालयों में परीक्षा संचालित हो रही थी। कुछ पेपर हो चुके थे और कुछ बाकी रह गए थे। जो बाकी रह गए हैं, वो जो बाकी रह गए ना, सिर्फ उन्हीं की आयोजित होगी। ठीक है, बाकी जो पहले हो चुके हैं उनका कोई लेना देना नहीं है इस परीक्षा से। संबंधित विश्वविद्यालय प्रदत्त लॉगिन बेस्ड SIS, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस वीडियो के शुरुआती भाग में सब कुछ समझा दिया था, उसके बारे में बात कर रहा है कि लॉगिन बेस्ड, ठीक है, ये जो SIS सिस्टम है ना, उसी को निर्धारित वेबसाइट पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब उसी सिस्टम के थ्रू आपकी एग्जाम होगी। परीक्षार्थी अपने निवास से ही खुली किताब ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उत्तर पुस्तिका लिख सकेंगे। प्रश्न पत्र निर्माण के लिए निर्देश कैसे पेपर बनाएगी यूनिवर्सिटी, उसके बारे में बात कर रहा है वो, कि हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट समस्त विश्वविद्यालय निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों के माह अगस्त, मतलब जो चल रहा है उसमें शेष रह गई जो भी बची हुई हैं, उनके लिए प्रश्न पत्र नए सिरे से तैयार करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, स्नातक अंतिम वर्ष में प्रत्येक विषय के लिए एक ही प्रश्न तैयार करवाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया, देखो सारी चीजें क्लियर की हैं, अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। रसायन शास्त्र मान लीजिए कि केमिस्ट्री होती तो 3 तरह की होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, 3 पेपर होते थे अभी। लेकिन अभी क्या होगा, अभी की कंडीशन में क्या होगा कि इन तीनों पत्र को 3 खंडों में से एक साथ तैयार किए जाएंगे। समझ में आ गई बात। अब प्रश्न पत्र को परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र का प्रेषण, मतलब एग्जामिनर स्टूडेंट को आप पेपर कैसे भेजेंगे, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। विश्वविद्यालय वार स्नातक अंतिम वर्ष स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षार्थियों की परीक्षाओं के लिए घोषित समय सारणी के अनुसार परीक्षार्थियों को, आगे बढ़ते हैं, परीक्षार्थियों को SIS लॉगिन ID का निर्धारित वेबसाइट पर समस्त विषयों के एक साथ अपलोड किए जाएंगे, एक साथ होंगे। उत्तर पुस्तिका जमा कराने के निर्देश, ठीक है, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपने एग्जाम भी दे दी इसी प्रोसीजर के थ्रू, अब उसको जमा कैसे कराएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा घोषित समय सारणी, वो टाइम टेबल दिया जाएगा आपको। ओपन बुक परीक्षा की समस्त विषयों के सभी प्रश्न पत्रों की लिखित उत्तर पुस्तिकाएं, ध्यान देना लिखना होगा, परीक्षार्थियों को अपने निवास के निकट के संग्रहण केंद्र में एक साथ जमा करेंगे अथवा डाक द्वारा जिले के अग्रणी प्राचार्य के कार्यालय के पते पर भेजेंगे। अब किसी के मन में प्रश्न आ रहा होगा, हमको कहाँ भेजना, हमारे घर के कौन से पास में सेंटर है, ये आपको थोड़े दिनों बाद पता लगेगा। जैसे ही प्रोसीजर, हर एक अपनी अपनी यूनिवर्सिटी अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आपको ये सारी निर्देश देंगे कि आपको कौन कौन से सेंटर बनाए गए हैं, किसके कहाँ कहाँ पर सेंटर बनाए गए। तो इस बारे में आप थोड़ा सा टच में रहें। मैं इसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो प्लीज़ पूरा बना रहे हैं, आपके लिए ही है वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रेषित उत्तर पुस्तिका का निर्धारण तिथि अवधि के पश्चात प्राप्त होने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आपने एग्जामिनेशन दे दी तो आपको जो आपकी पुस्तक है, जो भी बुकलेट है जिसमें आपने लिखा है, तो आपको उसको एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर आपको वहां पर सबमिट करना होगा। ठीक है, उत्तर पुस्तिका के संबंध में निर्देश ये परीक्षार्थी स्वयं के पास उपलब्ध रजिस्टर, देखो या तो आपके पास खुद रजिस्टर हो कि कागज, या फिर A4 साइज के कागज की उत्तर पुस्तिका बना करके उत्तर लिखेंगे। सब कुछ क्लियर होगा इस वीडियो में, आप पूरा बना रहे हैं। प्रत्येक परीक्षार्थी स्वयं का रोल नंबर, नामांकन मतलब इनरोलमेंट ID या एनरोलमेंट नंबर, आपके महाविद्यालय मतलब आप जिस कॉलेज में है उसका नाम, आपका विश्वविद्यालय आप जिस यूनिवर्सिटी से संबंधित है उसका नाम, तथा पूर्व घोषित परीक्षा केंद्र का नाम, आपके पहले, इसके पहले परीक्षा कहाँ हुई है वो भी आपको नाम, आपका सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है, प्रश्न पत्र का शीर्षक, जो आपका एग्जामिनेशन का पेपर है उसका किस नाम से हो रहा है। मैथमेटिक्स है तो रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स है, या कुछ भी है, जो भी आपको दिया है, डिस्क्रीट है, जो भी पेपर का नाम हो वो लिखना है। उत्तर पुस्तिका में हस्तलिखित पृष्ठों की संख्या, कितने पेजों में आपने अपने हाथों से लिखा है, वो कितने पेज है, उनकी संख्या अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे। मेरे ख्याल में आपको एक भी डाउट इस
वीडियो के बाद नहीं बचेगा। मेरा पूरा उद्देश्य यही कि आपको एक एक चीज में समझा दूं, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। परीक्षार्थी उत्तर लिखने के लिए नीले काले बॉल पेन का ही प्रयोग करेंगे, दूसरा पेन का कलर नहीं लेना आपको। परीक्षार्थियों को ओपन बुक परीक्षा में समस्त विषयों की प्रश्न पत्र वार पृथक पृथक उत्तर पुस्तिका लिखना अनिवार्य होगा। ध्यान देना, जितने पेपर होंगे उतने अलग अलग आपको उत्तर पुस्तिका या फिर बुकलेट बनानी होगी। बुकलेट कैसे बनानी है अभी क्लियर हो गया। अब आपके पास कोई रजिस्टर हो या फिर A4 साइज के कागज या फिर कुछ पेजेस आपके बाजार में किसी भी स्टेशनरी पे मिल जाएंगे, आप उसको ले सकेंगे। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी को दे रहा है, फिर से बोल रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब आने वाले टाइम में कुछ निर्देश बदल भी सकते हैं, कुछ चेंज भी हो सकते हैं, वो अपने विवेक से आप लोग देखें। ये तो इस जो 13 तारीख को जारी किया गया है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे कुछ और निर्देश दे दिए उन्होंने, तो समझते हैं। 5 पॉइंट नंबर 5 5वां पॉइंट है, इसको थोड़ा सा हम लोग चलो इस तरीके से समझ लेते हैं, डबल समझ लेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें कि उत्तर पुस्तिका का संग्रहण तथा प्रेषण प्रदेश में। अब आपने बना भी लिया, रजिस्टर बना भी लिया, तो आप भेजेंगे कैसे, या फिर यूनिवर्सिटी वो कैसे मंगवाएगी। यूनिवर्सिटी को निर्देश है प्रदेश में, मतलब पूरे हमारे स्टेट में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, शासकीय हाई स्कूल, शासकीय महाविद्यालय, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, निजी अशासकीय महाविद्यालय को उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र बनाया जाएगा। मतलब क्या, आपके आसपास गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हो जाएंगे, हाई स्कूल हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज हो सकते हैं, अनुदान प्राप्त मतलब जो अर्धशासकीय होते हैं या फिर उनमें कुछ फैसिलिटी होती हैं जो सरकार उसमें अनुदान देती है। अशासकीय महाविद्यालय मतलब प्राइवेट, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी हो सकते हैं, वहाँ पर आपके अलग अलग सेंटर बनाए जाएंगे। किसको सेंटर बनाया है, किसको नहीं बनाया है, वो सब अपनी अपनी यूनिवर्सिटियाँ अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बनाएंगी, बताएंगे आने वाले समय में कि किसको बनाया किसको नहीं बनाया। ये सब कुछ अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली हर एक यूनिवर्सिटी अपने क्षेत्र में अपने संबंधित कॉलेज को बताएगी, वो आपको पता लग जाएगा थोड़ा आने वाले समय में। संबंधित विश्वविद्यालय के निर्देश के अनुसार जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य अपने क्षेत्राधिकार के उत्तर पुस्तिका का संग्रहण केंद्रों के सील्ड उत्तर पुस्तिका के पैकेट एकत्रित कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करना सुरक्षित करेंगे। मतलब जो भी आपके प्रिंसिपल सर होंगे, ये जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होंगे, वो ही इस काम को करेंगे। प्रत्येक अग्रणी महाविद्यालय द्वारा लिखित पुस्तिकाओं के संग्रहण हेतु चार्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब एटीकेटी वाले की बात आ गई है। देखो मैंने बताया था ना, एटीकेटी वालों के लिए भी है। एक्स विद्यार्थी है ना, एक्स या फिर एटीकेटी, जिन लोगों के पहले सप्लीमेंट्री आई है, सप्लीमेंट्री आ गई या कोई पेपर में कुछ नंबर से रह गए, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर दिया गया है निर्देश, क्लियर निर्देश दिया है। स्नातकोत्तर मतलब पीजी, अगर कोई पीजी 4th सेमेस्टर के ऐसे परीक्षार्थी जिनकी प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर में, मतलब किसी की 3rd सेम में एटीकेटी आई हो, मेरे ख्याल में फर्स्ट या सेकंड में आई होती, अगर फर्स्ट में आई होती तो वो सेकंड ईयर में या फिर 3rd सेमेस्टर में हो जाता है उसका पेपर मेरे ख्याल में, और सेकंड में होती है तो 4th में होता है। इसी तरीके से अगर किसी की एटीकेटी आ गई हो तो उनकी एटीकेटी की परीक्षाएं स्नातक स्तर पर, एक्स परीक्षार्थियों की परीक्षाएं भी स्नातक अंतिम वर्ष स्नातकोत्तर 4th सेमेस्टर के साथ ही आयोजित की जाएगी। मतलब अगर किसी के 2nd, 1st और 3rd में एटीकेटी आती है तो उनकी एटीकेटी की परीक्षाएं स्नातक स्तर पर, एक्स परीक्षार्थियों की परीक्षाएं भी स्नातक अंतिम वर्ष या फिर स्नातक, मतलब उनकी एग्जामिनेशन किनके साथ में होगी, जो भी वर्तमान में 2nd या 4th सेमेस्टर में जिस भी सेमेस्टर में है उसके हिसाब से उन लोगों की उनके साथ में एग्जाम होगी। मतलब उनको शायद अलग से प्रश्न पत्र देना हो सकता है। ये प्रोसीजर थोड़ी सी वो पता लगा सकते हैं अगर आप टच में रहते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रायोगिक परीक्षा के लिए निर्देश, अगर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, अगर कोई प्रैक्टिकल पेपर है तो उसकी एग्जाम कैसे होगी उसके बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि प्रायोगिक परीक्षा के लिए निर्देश क्या है कि स्नातक प्रथम द्वितीय तथा अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त विद्यार्थी प्राइवेट और रेगुलर के प्रायोगिक विषयों के प्राप्तांक संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेशनल प्राप्तांकों के आधार पर ही 100% गुणानुक्रत मल्टीप्लिकेशन करते हुए प्रदान किए जाएंगे। मतलब वही है कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी ने पहले से डिसाइड कर रखा है उसी पैटर्न पर आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का इवैल्यूएशन या फिर मूल्यांकन होगा। ठीक है, अब घोषित परिणाम कैसे आएंगे, रिजल्ट कैसे आएंगे, उसके बारे में भी स्पष्ट निर्देश देता है हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट विश्वविद्यालय को। विश्वविद्यालयवार मूल्यांकन होगा, विश्वविद्यालयवार उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करा करके निर्धारित पद्धति से परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। स्नातक अंतिम वर्ष के लिए मूल्यांकन पद्धति क्या होगी, जो यूजी
ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, थर्ड ईयर में है, उनके लिए कैसे आपके एग्जामिनेशन के नंबर आएंगे, कैसे आएंगे आपके नंबर, उसके बारे में बता रहा है कि स्नातक अंतिम वर्ष की संपूर्ण परीक्षा आयोजित ना होने की स्थिति में, क्योंकि किसी के कुछ पेपर हो चुके हैं, किसी के कुछ बाकी हैं, समझ में आई मेरी बात, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी के कुछ पेपर हो गए, कुछ होना बाकी है, तो उसके बारे में परीक्षा परिणाम घोषित करने तो स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा के सभी विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के प्रश्न पत्र वार 25% मतलब 25% अंक स्वीकार करते हुए स्नातक अंतिम वर्ष के लिए ओपन बुक पद्धति से आयोजित परीक्षा के प्राप्तांकों का 50%, मतलब जो अभी आपने एग्जाम दी ना थोड़ी देर पहले इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग, कि अगर आप लोगों ने वो A4 साइज के पेपर्स पर अपनी एग्जाम दे भी दी, सबमिशन भी कर दिया, तो उसका रिजल्ट कैसे बनेगा वो उसके बारे में बता रहे हैं कि उसका 50% तो आपको मिल जाएगा, और उसके पहले जो पेपर हो चुके हैं, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो भी आपने पेपर दिए थे उनका 25% उसमें से जुड़ेगा और 50% यहाँ से जुड़ जाएगा। तो 25 वहाँ से जुड़ा, मतलब 25% फर्स्ट ईयर से, 25 अगला सेकेंड ईयर से, और 50% फाइनल ईयर से जुड़ करके आपका फाइनल ईयर का 100% रिजल्ट बनेगा। समझ में आई मेरी बात? एक परीक्षा परिणाम घोषित करने हो तो गणना का प्रारूप दे दिया। समझ में आई मेरी बात? तो मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और फाइनल ईयर में है तो आपका रिजल्ट फाइनल ईयर का कैसे बनेगा, इस प्रोसेस के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको करते हैं एडजस्ट, फिर हम लोग देखते हैं। चलिए समझते हैं इसको। इसमें क्या दिया है, इस स्नातक अंतिम वर्ष के किसी विषय के तीनों प्रश्न पत्र की परीक्षा संपन्न होने की स्थिति में, मतलब कोई 2 या 3, कुछ 2-3 हुए हो उसके बारे में बता रहे हैं। स्नातक अंतिम वर्ष के किसी विषय के तीनों प्रश्न पत्र की परीक्षा संपन्न हो चुकी हो तो उन विषयों के प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर अंक यथावत मान्य किया जाए। शेष रह गए, मतलब कुछ पेपर हो गए और कुछ नहीं हुआ, उनके बारे में फिर से ये बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी कोई एक पेपर हुआ हो, 2-3 हुए हों या कुछ नहीं हुआ हो, सबके बारे में अलग अलग केस में अलग अलग मूल्यांकन पद्धति है, ध्यान देना। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि 2-3 पेपर शेष रहे हो, तीनों प्रश्न पत्र की ओपन बुक पद्धति से आयोजित परीक्षा के प्राप्तांकों को 50% अंकों में स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा को कि उसी विषय के प्राप्तांकों के प्रश्न पत्रवार 25% अंक जोड़कर स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। मान लीजिए मैं फर्स्ट ईयर में, मैं फाइनल ईयर में हूँ, है ना, मैंने मैथमेटिक्स की एग्जामिनेशन फाइनल ईयर में अगर मैंने दे भी दी, तो फाइनल ईयर में मैथमेटिक्स का रिजल्ट कैसे आएगा कि फर्स्ट ईयर का जो भी मेरा रिजल्ट रहा है उसमें मैथमेटिक्स का 25%, सेकेंड ईयर में जो भी रिजल्ट आ चुका है उसका मैथमेटिक्स का 25% ऐड करेंगे, और जो भी मैंने ओपन बुक सिस्टम से जो भी मैथमेटिक्स में एग्जाम दी है उसका 50% ऐड करके इस तरीके से फाइनल ईयर का मेरा रिजल्ट तैयार होगा। मेरे ख्याल में आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्नातक अंतिम वर्ष के किसी विषय के एक प्रश्न पत्र की परीक्षा हो चुकी है, मान लीजिए एक ही पेपर हुआ था, ठीक है, और तथा द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा शेष होने की स्थिति में, मतलब एक ही पेपर हुआ और बाकी पेपर हो ही नहीं पाए, तो उस केस में कैसे मूल्यांकन करेंगे वो भी दिया है। यदि किसी विषय के एक प्रश्न की परीक्षा पत्र हो चुकी है, द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा शेष है, देखो एक विषय के मतलब मान लीजिए मेरे पास केमिस्ट्री है तो फिजिकल हो चुका है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बचा है, तो अगर फिजिकल हो गया है, दोनों बचे हैं, तो उसके बारे में बता रहा है कि ऐसे स्थिति में जिस प्रश्न पत्र की परीक्षा हो चुकी है उसका मूल्यांकन कर लें, अंक यथावत मान्य किए जाए, मतलब जैसे पहले थे वैसे होंगे, उसी विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र की ओपन बुक से ले लेंगे। ठीक है, उसका 50% यहाँ पर स्नातक अंकों में स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उसी प्रश्न पत्र के अंकों को 25% जोड़ करके स्नातक अंतिम वर्ष का घोषित किया। परिशिष्ट 2 परीक्षा परिणाम घोषित करने तो गणना का प्रारूप, ये परिशिष्ट 2 था, मेरे ख्याल में समझ में आ चुका होगा। देखो आपको कंप्लीट प्रोसीजर समझा रहा हूं मैं, ठीक है। स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर, अगर आप पीजी हैं, पीजी 4th सेम मतलब फाइनल ईयर में है, उसके लिए परीक्षा परिणाम कैसे घोषित होगा उसके बारे में भी समझ लीजिए। स्नातकोत्तर प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत लिया जाएगा। देखिए जब आप अंडर ग्रेजुएशन में होते हैं तो आपका थोड़ा अलग प्रोसीजर है, 25% है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है, और ओपन बुक से 50% ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का 25 पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, और ओपन बुक का पर्टिकुलर सब्जेक्ट से 50% ले रहे हैं। लेकिन अगर आप स्नातकोत्तर मतलब पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और फाइनल सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में हैं, तो क्या होगा कि द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के
प्राप्तांकों का औसत प्रश्न पत्रवार 50% अंक स्वीकार करते हुए स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के लिए ओपन बुक पद्धति से आयोजित परीक्षा के प्राप्तांकों का 50% अंक जोड़ करके फोर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। मेरे ख्याल में आपको पीजी का भी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर डिटेल में कुछ भी चीज़ अगर आपको यहाँ से भी समझ में नहीं आती तो मैं आपको पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, आप जा करके इसको डाउनलोड करें, अपने आराम से समझ सकते हैं घर पे। आगे बढ़ते हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ पर लगभग 5वें पेज पर आ गए हैं, तो देखिए अब इसको समझते हैं। परीक्षा संचालन व्यवस्था, कैसे परीक्षा होगी? स्नातक अंतिम वर्ष स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की ओपन बुक प्रणाली परीक्षा से विश्वविद्यालय वार परीक्षा का आयोजन सितंबर 2020, अभी क्या चल रहा है, आज है 18 अगस्त, अभी ही वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो संपन्न किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। समझ में आई? सितंबर में सारी एग्जामिनेशन हो जाएगी, तो इस भरोसे ना रहें कि परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा परिणाम की घोषणा, देखो स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय चतुर्वर्ष में परीक्षा परिणाम अक्टूबर 2020 के अंत तक अनिवार्य रूप से घोषित किए जाएंगे। ऐसा कौन बोल रहा है? हमारा मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट समस्त विश्वविद्यालयों को निर्देश दे रहा है कि ऐसा हो जाएगा, या बता रहे हैं कि ऐसा हमको करना है। ओपन बुक परीक्षा का द्वितीय अवसर, देखो सबसे बड़ी बात, मान लीजिए किसी कारणवश परीक्षार्थी घोषित समय सारणी अनुसार प्रस्तावित ओपन बुक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता, तो उसे नवंबर 2020 में आयोजित विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने का द्वितीय अवसर प्रदान किया जाएगा। समझ में आई बात? अगर कोई भी विद्यार्थी, मान लीजिए किसी की कोई प्रॉब्लम हुई, वो अगर सम्मिलित नहीं भी हो पाता तो उसको नवंबर 2020 में एक चांस और दिया जाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है, आप अगर वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दूसरा चांस ना लें, पहले चांस में आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करें, क्योंकि अभी तो आपके पास दिन है 21 से पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। आज तो 18 हुई है, आज का दिन है 18, 19, 20, 21, 4 हो सकता है, डेट बढ़ भी सकती है, तो वो आने वाले टाइम में होगा। लेकिन आज के हिसाब से अगर हम लोग वर्तमान स्थिति देखें तो आपके पास लगभग 4 दिन है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल इसको शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, तो कोई ऐसा स्टूडेंट भी ना छूटे जिसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता, वो ये नहीं कह सके कि हमको पता नहीं था। समझ में भी बात? तो आप सेकंड अवसर क्यों लें? आपको पहले ही अवसर में सारी चीजें करना है। परीक्षा आवेदन पत्र, परीक्षा शुल्क के संबंध में निर्देश, कैसे आपको एप्लीकेशन देना है। मेरे ख्याल में कई इस यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन फॉर्म तो सबमिट हो चुके होंगे, ये तो कभी से हो गए होंगे, ये सारी प्रोसीजर तो चल ही रही है। चाहे कोरोना वायरस जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके बाद ये प्रक्रियाएं भी अपने अपने स्तर पर यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दी थी। 17, 19, 20 की परीक्षाओं एवं परीक्षा परिणाम के लिए प्रदेश के समस्त शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, दूरस्थ विश्वविद्यालय मतलब डिस्टेंस लर्निंग वाले, ओपन यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, अन्य समस्त विश्वविद्यालयों में स्नातक स्नातकोत्तर अन्य समस्त संबंधित पाठ्यक्रमों के नियमित स्वाध्यायी प्राइवेट और रेगुलर परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालयीन परीक्षा शुल्क एवं विश्वविद्यालयीन परीक्षा फॉर्म जमा करना अनिवार्य होगा। मेरे ख्याल में फॉर्म तो कई जमा हो गए होंगे, किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है नहीं हुए, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर भली भांति जानते होंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वो पास कर चुके हैं। ठीक है, जिन परीक्षार्थियों ने पूर्व में ही परीक्षा शुल्क जमा कर दिया है उन्हें पृथक से एक सेकेंड हम यहाँ तक ले लेते हैं इसको, उन्हें पृथक से किसी प्रकार का शुल्क जमा नहीं करना होगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाएंगे। ये लाइन वही है जो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अपने अपने स्टूडेंट अपने अपने संबंधित कॉलेजों के लिए जारी कर रहे होंगे। अपनी अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप रेगुलरली जा करके आप कर सकते हैं, उसको विजिट करें। अब ऐसा ये सिस्टम क्या है, अभी मैंने पूरा समझा चुका हूं आपको, बट उसके निर्देश उसमें किस तरीके से आपको करना होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित एजेंसी के माध्यम से परीक्षार्थियों को पूर्व से ही SIS की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, जो कि मैंने बता भी दिया थोड़ी देर पहले कि अलग अलग यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी के अपने पोर्टल पर MP ऑनलाइन के एक जो पोर्टल है उसमें आपको SIS लॉगिन सिस्टम हर एक यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। आप वहां से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। विश्वविद्यालयवार प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों के लॉगिन ID बेस्ड SI सिस्टम पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया, शर्तें, गोपनीयता, वित्तीय भार आदि की कार्रवाई विश्वविद्यालय द्वारा ओपन बुक परीक्षा के आरंभ होने के पूर्व निर्धारित किया जाना सुरक्षित किया जाए। ये पूरा निर्देश जो है हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट विश्वविद्यालय को दे रहा है, मतलब यूनिवर्सिटी को दे रहा है कि आपको क्या करना है। टेबुलेशन सीट के लिए निर्देश समस्त संबंधित विश्वविद्यालय स्वशासी मतलब जो ऑटोनॉमस
कॉलेज हैं उन लोगों को भी कुछ निर्देश दे रहे हैं कि टेबुलेशन शीट बनाने के पश्चात ही अंक सूची जारी की जाए। मतलब जो आप मार्कशीट कैसे जारी करेंगे उसके बारे में निर्देश, ये हमसे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। समस्त नियमित प्राइवेट और रेगुलर परीक्षार्थियों की अंक सूची पूर्व वर्षों के प्रारूप के अनुसार ही जारी की जाएगी। मतलब जैसे ही आपकी मार्कशीट पहले के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आई है वैसे की वैसी मार्कशीट अभी फाइनल ईयर की भी आएगी। पूर्व परीक्षाओं के संबंध में निर्देश, ठीक है, देखते हैं इसको। पूर्व परीक्षाओं के संबंध में निर्देश देखते हैं। देखिए, पूर्व परीक्षाओं के संबंध में निर्देश सत्र 19-20 के लिए स्नातक अंतिम वर्ष जो कि परीक्षाएं मार्च 2020 में संपन्न हो चुकी है, मतलब कुछ एग्जाम हो चुकी है, जो हो गई उनका मूल्यांकन पहले से ही करेंगे। जो पहले प्रोसेस थी ना मूल्यांकन करने की, किस तरीके से नंबर देना है, कितने का पेपर था, किस तरीके से आपको कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, वो जो पहले प्रोसीजर थी उसी के हिसाब से होगा। समझ में आ गई बात। अब जो पेपर्स बचे हुए हैं उनका मूल्यांकन की पद्धति थोड़ी देर पहले आपको क्लियर कर दी गई है। विश्वविद्यालय परीक्षार्थियों के संबंध में लिया गया निर्णय, देखिए, राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 19-20 की विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संदर्भ में लिया गया निर्देश प्रदेश के समस्त, देखो ये जो डिसीजन है ऐसे ही नहीं लिया गया, कैसे लिया है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। वो क्या है कि शासकीय प्रदेश के सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस लर्निंग वाली यूनिवर्सिटी, शासकीय महाविद्यालय, मतलब जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, देखो गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंस है। अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिनको अनुदान प्राप्त होता है, निजी अशासकीय महाविद्यालय मतलब प्राइवेट महाविद्यालय मतलब प्राइवेट कॉलेज, स्वशासी महाविद्यालय मतलब जो कि ऑटोनॉमस आपके कॉलेज होते हैं उनसे संचालित समस्त पाठ्यक्रम पर लागू होगा। समझ में आ गई बात। ये कुछ के मन में होगा कि सर हमारा कॉलेज तो ऑटोनॉमस है, हमारे इसमें लगेगा कि नहीं, सारा नियम हमारे इसमें नहीं लगेगा क्या, इस सारी चीज़ों का क्लियरेशन आपको इन 3 लाइन से मिल जाएगा। मेरे ख्याल में आपको पॉइंट बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो अपने विवेक का उपयोग करें, नेट है, आप सर्च कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। वो मैंने वीडियो के लास्ट में रखा है, वो आप बिल्कुल बने रहें। 6 पेज पर आ चुके हैं, बस 2-3 पेज और हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो हो सकता है काफ़ी लंबा हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त इसके अलावा विश्वविद्यालय छात्र संख्या के आधार पर विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र यूटीडी, जो कि मैंने बताया ना यूटीडी के लिए भी निर्देश दिया है, आज के पेपर में आया है, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, उनके विद्यार्थियों के लिए तो ऑनलाइन परीक्षाएं कराए जाने के संबंध में यथोचित निर्णय ले सकेगा। मतलब अपना विद्यालय, मतलब मान लीजिए डीएवीवी है, डीएवीवी के यूटीडी है, मतलब यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए डीएवीवी कैसे एग्जाम लेगा वो डीएवीवी अपना अलग तय कर सकेगा। विक्रम यूनिवर्सिटी अपने यूटीडी के स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन कैसे लेगा वो अपना अलग तय कर सकेगा। मतलब इन लोगों के लिए वो अपने लिखा है ना यथोचित, उनके हिसाब से वो डिसीजन ले सकते हैं। कोविड-19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, देखो ये सब जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ आपसे, जब पीडीएफ स्टार्ट किया था मैंने एक फोटो भी रखा है। नई दिल्ली तथा राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार स्टेट गवर्नमेंट ने ही निर्देश दिया है, समस्त विश्वविद्यालयों के लिए जारी दिशा निर्देशों के आधार पर आयोजित परीक्षा संचालन व्यवस्था तथा परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की यह व्यवस्था मात्र 19-20 के लिए ही मान्य होगी। किसी के मन में आ रहा होगा कि आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ मात्र इसी सत्र के लिए होगी, अन्य वर्षों के लिए इसे उदाहरण नहीं माना जाएगा। देखो एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से क्लियर करिए, किसी को कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। हमारे सचिव हैं, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं वीरेंद्र सिंह भलावी जी, इन्होंने पूरा दिया है। ये कहाँ पर लागू होगी, देखो ये जो प्रतिलिपि है उपरोक्त जितना भी दिया है ना, ये सब कुछ कहाँ पर लगेगा, ये सब कुछ उन्होंने दिया है। ये प्रमुख सचिव, सेक्रेटरी, माननीय राज्यपाल, राजभवन, सचिवालय, सब पे मध्य प्रदेश, सभी पे ये भोपाल, सभी जगह जारी होती है, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ना, ये सबके पास जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, मजे से आप जब चाहें तब दे सकते हैं। सभी निजी सहायक कुलपति समस्त परम निजी विश्वविद्यालय पे भी जाएगा, सबके पास। ये आप लोगों ने देख भी लिया होगा कहीं कहीं न्यूज़पेपर में, अगर आप किसी एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और इन्फॉर्मेशंस हैं इसमें, उसको समझ लेते हैं किस तरीके से मूल्यांकन होगा। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है, जैसा मैंने लिखित में दिया था, उन्होंने यहाँ पर पूरा परिशिष्ट, मतलब उन्होंने पूरी तालिका बना के दी हुई है। देखिए
क्या कैसे दिए फर्स्ट ईयर स्नातक अंतिम वर्ष की संपूर्ण परीक्षा आयोजित, मतलब किसी यूनिवर्सिटी में अगर एक भी पेपर नहीं हुआ हो तो उस केस में क्या करेंगे कि फर्स्ट ईयर में तो आपका इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, प्रश्न पत्र प्रथम इस तरीके से, समझ में आएगी मेरी बात। प्राप्तांक का 25% ले लेंगे, इस तरीके से लेंगे। द्वितीय वर्ष में आंतरिक मूल्यांकन सहित इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। प्राप्तांक का 25% इस तरीके से, प्राप्तांक का 25%, प्राप्तांकों का 50 तो इस तरीके से 50%, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड का मतलब यही कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। अंतिम वर्ष जो ओपन बुक हो रही है अभी, उनका क्या करेंगे कि आंतरिक मूल्यांकन जो आप असाइनमेंट होंगे उनका भी एडिशन होगा। ओपन बुक में प्रथम प्रश्न पत्र, सेकेंड और थर्ड इस तरीके से करेंगे। वर्तमान प्राप्त अंकों का 50% मतलब बी, मतलब ये ओपन बुक से आपका ऐड हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति। अच्छा, ये तो हो गई पेपर कैसे लेंगे और कैसे आपकी मार्किंग होगी, लेकिन ये आपको ये भी क्लियर किया जा रहा है कि आपका परीक्षा परिणाम कैसे होगा। किसी के मन में हो सकता है ना कि मैंने तो इतना अच्छा लिखा, मेरे तो कम नंबर आए, तो वो भी सब कुछ सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है उन्होंने। देखिए, पहले की जो भी परीक्षाएं हुई उनके प्राप्तांकों का 50% और वर्तमान प्राप्तांकों का 50%, कुल इन दोनों को ऐड करेंगे। 50% किस तरीके से डिवाइड हुआ है, ये इस तरीके से 14 ऊपर 20 नीचे, टोटल 34 हो गया। इस तरीके से 14.5 मतलब 14.25 और ये 18 हो जाएगा 32। इस तरीके से आपका एडिशन होगा पूर्णांकित करते हुए। समझ में आई मेरी बात। इस तरीके से आपका ये परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति होगी। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा, तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब स्नातक अंतिम वर्ष के लिए गणना पद्धति का प्रारूप, ठीक है, ये किसके लिए है, उन्होंने ये भी क्लियर किया कि ये किसके लिए, कि जिन लोगों की स्नातक अंतिम वर्ष के किसी विषय के एक प्रश्न पत्र की परीक्षा हो गई, मतलब एक तो पेपर हो चुका है, बाकी बचे हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा शेष होने की उपस्थिति में, मतलब एक प्रश्न पत्र हो गया किसी विषय का, बोला उन्होंने, मान लीजिए केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक का हो गया, इनऑर्गेनिक और फिजिकल बचा है, तो उस केस वाले की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में है तो उनका आंतरिक मूल्यांकन सहित हो गया, मतलब फर्स्ट ईयर में है नहीं, मतलब उनका जो भी फाइनल रिजल्ट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा कि फर्स्ट ईयर का क्या ऐड करेंगे, कितना % ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का कितना ऐड कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का उनका इंटरनल असेसमेंट ऐड कर रहे हैं 27%, इस तरीके से। प्राप्तांक का 25%, जो भी आपको मिल गया ना उसका 25%, ठीक है, जिसका आपका आंतरिक मूल्यांकन सहित इस तरीके से, प्राप्तांक का 25% इस तरीके से। ये फर्स्ट और ये सेकंड को जोड़ लेंगे तो ए हो जाएगा। इसी तरीके से अंतिम वर्ष, मतलब ये सेकंड ईयर है, ये द्वितीय वर्ष, ये प्रथम वर्ष, और ये प्राप्तांक का 25%, सेकेंड ईयर में भी प्राप्तांक का 25% हो गया, तो ये 50% तो टोटल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला करके हो गया, और 50% जो है आपका यहाँ पर ओपन बुक प्रणाली से हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो बचा हुआ द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका मूल्यांकन होकर के आपका रिजल्ट आ जाएगा। मेरे ख्याल में ये भी क्लियर हो गया होगा। स्नातक अंतिम वर्ष के लिए परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति, तो अंतिम वर्ष वालों के लिए किस तरीके से होगा, जो सेकेंड ईयर था उनके बारे में भी बात कर रहे थे, और ये है हमारा फाइनल ईयर। देखो, फाइनल ईयर वालों के लिए परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति, पूर्व परीक्षा के प्राप्तांकों का 50% और वर्तमान 50%, और अंतिम वर्ष पूर्व आयोजित परीक्षा, ठीक है, उसका इस तरीके से आपको प्राप्तांक मिल जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करते हैं हम लोग फाइनल ईयर वालों के लिए। देखिए, फाइनल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ तो फाइनल ईयर वालों के लिए ही है, जो कि स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में है, उन लोगों के लिए खासकर ये इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि देखो, उन लोगों के लिए क्यों है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है। स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के लिए गणना पद्धति का प्रारूप, पूर्व परीक्षा के प्राप्तांकों के 50% अंकों की गणना के लिए प्रारूप दिया गया है। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का आपका आंतरिक मूल्यांकन आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है, फर्स्ट पेपर में से 46 का ये 42 इस तरीके से लेंगे। चतुर्थ प्रश्न पत्र अगर हुआ तो टोटल इस तरीके से लेंगे। प्राप्तांक का 16%, अगर आपको इस तरीके से इसका 16% ले लेंगे, मतलब इनका 16%, मान लीजिए आपको 46 मार्क्स मिले तो उसका 16% इस तरीके से, 42 मिले तो इस तरीके से, 46 मिले तो फिर वही इस तरीके से आपको 16% ले लेंगे। द्वितीय सेमेस्टर का आंतरिक मूल्यांकन सहित जो इंटरनल असेसमेंट है उनको सहित जोड़ करके प्राप्तांक का 16%, मतलब इसका 16% सबका, अगर आपको 66 मिले हैं तो उसमें से 16% ही जोड़ेंगे, इसका 16%, इस तरीके से जोड़ लेंगे। और तृतीय सेमेस्टर का आंतरिक मूल्यांकन, 3 सेमेस्टर हो चुके हैं, इसमें से आपका आंतरिक मूल्यांकन कर लेंगे
इस हिसाब से वो सब कुछ करेंगे और प्राप्तांकों को गुणाकृत करते हुए 50% आपको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, और ये तो हो गया आपका पहले के जो भी 3 सेमेस्टर हो गए उनका जोड़ेंगे। अब जो 4th सेमेस्टर या फाइनल सेमेस्टर जो कि ओपन बुक से होने वाला है, ठीक है, या फिर ओपन बुक से अभी होगा, जिसके लिए मैंने अभी बात कर दी है, तो वो उसका कैसे करेंगे। ओपन बुक परीक्षा के प्राप्तांकों के 50% अंकों की गणना करना है। तो प्रारूप कैसे है, चतुर्थ सेमेस्टर ओपन बुक आंतरिक मूल्यांकन सहित 1st, 2nd, 3rd, 4th टोटल नंबर ये हैं, तो प्राप्तांकों का 50%, मतलब इसका हाफ 33, इसका हाफ 32, इसका हाफ 42, इसका हाफ 40, इस तरीके से जो भी आपको नंबर मिलेंगे ना उसका 50% यहाँ पर कर दिया जाएगा। समझ में आएगी मेरी बात। स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति, ये तो आपका एग्जाम में किस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे और परीक्षा परिणाम कैसे कैलकुलेशन होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। सेमेस्टर पूर्व परीक्षा के प्राप्तांकों का 50%, पहले जो भी एग्जामिनेशन हो चुकी है उसका 50% लेंगे। वर्तमान मतलब जो आपने ओपन बुक दी है उसका 50% लेंगे। देखिए ओपन बुक ऊपर आया ना 50%, यही तो सब कुछ वापस घूम फिर करके यहाँ ले लिया इन्होंने, देखो ठीक है, यही तो ले लिया। ये सेकंड वाले का और ये फर्स्ट वाले का 34.12, देखो 34.12 अभी देखा था ना, देखो 34.12, ये मतलब ये 0.4 यहाँ का ये वाला और यहाँ का 0.4, दोनों को ऐड कर लेंगे, इस तरीके से आपके मार्क्स बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये कंप्लीट हो गया है। तो अब आते हैं हम लोग वापस स्लाइड पर। तो किस तरीके से आपको करना था मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर दें, या फिर मेरे ख्याल में तो अब कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर आप पूरा देखें, वीडियो लंबा है, थोड़ा समय देंगे तो आपको बिल्कुल एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी जानकारी लेना है, कोई अपडेट, देखो अन्य जानकारी एवं अपडेट हेतु स्वयं के विवेक का उपयोग करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, दुविधा, शंका, द्वंद्व एवं भ्रम की स्थिति से बचें। नियमित रूप से समाचार पत्र, न्यूज़पेपर एवं संबंधित विश्वविद्यालय महाविद्यालय की वेबसाइट के निर्देशों, अध्यापकों, संबंधित प्रतिनिधियों को फॉलो करें। धन्यवाद। इसका मतलब यह है कि अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप अपने वेबसाइट पे आप बिल्कुल विजिट करें, है ना, MP ऑनलाइन का वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे ख्याल में वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपसे सबसे पहली रिक्वेस्ट, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मैं ये करना चाहूँगा, इस वीडियो को जितना हो सकता है आप बिल्कुल इसको शेयर करें। आपके कोई स्टूडेंट्स हों, अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ, आप पालक हैं तो अपने बच्चों तक या फिर अपने परिवार के अन्य सदस्यों जिनके बच्चे किसी भी लास्ट ईयर UG या PG में हो तो उनको समझाएं किस तरीके से एग्ज़ाम होगी। तो आपको संबंधित समझ में भी आएगी चीज़ें, किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स को लेकर के इतनी क्यूरियस हैं और वो एग्ज़ाम कराएंगे, किस तरीके से आपको अपना सहयोग देना है। तो बिल्कुल आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल सबसे शेयर करें। और रिक्वेस्ट, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर इस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड या फिर आने वाले टाइम में अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ऑप्टिमाइज्ड।